Hello friends, good morning to all of you and welcome this channel again. Let's Economics with me. So हम लोग एक सीरीज शुरू कर रखी है, उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बिल्कुल एकदम. So I hopefully आप लोगों की बहुत अच्छी स्टडीज चल रही होंगी एंड आई विश कि बहुत अच्छी चलती रहें. गाइस रिवीजन कीजिए, मल्टीपल्स रिवीजन कीजिए, इससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं है आपके पास. यकीन मानिए मेहनत करना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मल्टीपल रिवीजन्स. मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पर कि लिमिटेड सोर्सेज विद मल्टीपल रिवीजन्स मेक्स यू मोर सक्सेसफुल, ऐसा कुछ पर्सन था. मतलब कि अगर आपको बेस्ट बनना है ना तो लिमिटेड सोर्सेज रखिए, लिमिटेड इन द सेंस या एक बुक पढ़े, दो बुक पढ़े, बट उनका मल्टीपल रिवीजन्स करें. उनको कम से कम 5 से 6 बार आपके माइंड से वो चीज कवर अप हो जानी चाहिए जब तक आपका एग्जाम आता है तब तक. ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा बेस्ट, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सीरीज शुरू करी थी हमने, 40 क्वेश्चंस तक हमारे हो चुके थे. 41 क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. आज के जो क्वेश्चंस हैं ना भाई, वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे. रिवाइज इन द सेंस कि आपको वो क्वेश्चंस को मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्रैमिंग टाइप हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो बार बार इसमें ना नाम ज्यादा आते हैं. मिसमैच के क्वेश्चंस हैं, मिसमैच के आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को इजीली मिलते ही मिलते हैं. 100% आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, तो काफी बेनिफिशियल रहते हैं ये चीज. तो ध्यान रखिएगा, कोई लर्निंग करनी पड़ेगी इनकी. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 41 क्वेश्चन. बिहेवियरल थ्योरी ऑफ अ फर्म. ये किसने, ये बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म, एक फर्म जो होता है उसका बिहेवियरल थ्योरी के बारे में बताइए. ये साइट एंड मार्क ने दी थी भाई, ध्यान रखिएगा. बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म जो थी ये हमारी दी थी साइट एंड मार्क ने दी थी. ठीक है, जहां पर मेरे को जरूरत लगेगी ना कि हाँ बस ये समझाने की जरूरत है, मैं वहां पे इजीली समझा दूंगा आपको, टेंशन ना इस चीज की. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी जेबी क्लार्क ने दी थी भाई. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये दी थी क्लार्क ने. देखिए इसकी बात क्या करता है, ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें वो जो इनकम वाला जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सब चीजों को. वो बात करता है कि एक जो लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखिए, वहां तक उसको उसी के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए हमें. दैट इज. नेक्स्ट आता है डबल क्राइटेरिया वेलफेयर का. डबल क्राइटेरिया स्किटोवस्की का गिवन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. डबल क्राइटेरिया जो है स्किटोवस्की का गिवन है. इंपॉसिबिलिटी थ्योरम, इंपॉसिबिलिटी थ्योरम जो रहेगी केनेथ एरो की रहेगी. इंपॉसिबिलिटी थ्योरम केनेथ एरो की रहेगी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या है, इंपॉसिबिलिटी थ्योरम ना कंडीशंस बताता है कुछ. मान लीजिए कोई चीज फेयरली हमें करनी है तो वो कुछ कंडीशंस होता है, एनेमिनिटी होता है कंडीशंस, या फिर हम बोलते हैं, एक तो बोल देते हैं ट्रांजिटिविटी होता है. ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि फेयर करती है किसी चीज को, लेकिन वो चीजें तो पॉसिबल नहीं हो पाती है ना, तो केनेथ का एरो इंपॉसिबिलिटी थ्योरम बोलते हैं उसको. कि ये सारी चीजें, जैसे हम कह रहे मान लो इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस में फेयरली आपको ये करना है, बिल्कुल फेयर करना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल ही जाता है, तो वो सारी चीजें इकट्ठी नहीं हो पाती हैं, कंडीशंस इक्वल नहीं हो पाती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं केनेथ एरो की इंपॉसिबिलिटी थ्योरम. ठीक है, ओके जी. तो इसका आंसर रहेगा 41 का ए ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन में. फर्स्ट पार्ट है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. रॉबर्ट लुकास जो है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है भाई, ध्यान रखिएगा. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये मैं करवा चुका हूं, मिल्टन फ्रीडमैन के गिवन है. परमानेंट इनकम यानी कि जो कंजप्शन होगी वो हमारी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है. एमपीसी जो होगी वो हमारी डिक्लाइन, जो एमपीसी जो रहेगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, एपीसी जो रहेगी वो डिक्लाइन जाएगी. ठीक है. मल्टीपल बजट इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट. बैलेंस बजट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर कर रही है और गवर्नमेंट जितना टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो इक्वल टू 1 मान लेते हैं हम लोग. यानी कि गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर होगा प्लस में गवर्नमेंट का जितना टैक्स रेवेन्यू होगा वो बराबर 1 आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर. तो बैलेंस बजट जब भी होता है ना, देखो जब हमारा बैलेंस बजट जो है ना, जितना दिया उतना आ गया, तो हम हवा में उड़ने लगते हैं बिल्कुल एकदम. हाँ भाई जबरदस्त मजा आ गया. तो हेवलमो जो रहेगा इनके वो रहेंगे स्पेशलिस्ट रहेंगे हेवलमो. ठीक है, ध्यान रखिए. तो न्यू केंजन इकोनॉमिक्स जो है वो है भी जॉर्ज मैनक्यू की. बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे पास रखी है ये बुक, मैं इस बुक को ही पढ़ रहा हूँ और इस बुक को फॉलो भी करता हूं काफी हद तक. ठीक है, तो जॉर्ज मैनक्यू की बुक है ये, तो ध्यान रखिएगा भाई. होपफुली ये हो गया होगा. तो इसका आंसर रहेगा 42 का सी आंसर रहेगा हमारा. तो आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट है इनविजिबल हैंड की बात कर रहे हैं. इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ के गिवन है. ध्यान है, इनविजिबल हैंड हमने याद हो तो मैंने कहा था कि पीछे थ्योरी कही थी जिसके अंदर हमने डिमांड फॉर मनी की थी.
वो जो ट्रांजैक्टिव डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड, और उसमें कितना कितना मतलब चेंजेस होते हैं। एक बंदे ने यहाँ से पैसा वहां दिया, वहां से वहां दिया, वहां से वहां दिया, तो ये एक करेंसी ने कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी की थी, प्रोडक्शन की थी, तो वो चीज यहाँ पर शो करता है। वो था इनविजिबल हैंड के बारे में, एडम स्मिथ का गिवन है। वॉरियर नाइट ये सुम्पीटर का गिवन है, ध्यान रखिएगा, वॉरियर नाइट सुम्पीटर की है। और सुम्पीटर ने और भी दिया था, क्या था, इनोवेशन की बात करता है सुम्पीटर। सेकंड सोनालाइक क्लस्टर्स की बात करता है सुम्पीटर। ये पॉइंट्स रिवाइज कर लिया कीजिएगा बार बार। नेक्स्ट आता है PQLI। हाँ जी, PQLI किसने दिया था, मॉरिस डी मोरिस ने दिया था, हमें ध्यान है बिल्कुल। PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात करता है, मॉरिस डी मोरिस ने दिया था 1979 में, आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, 1979 में, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास HDI था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हमारा महबूब उल हक ने और अमर्त्य सेन ने दिया था, और 1990 में दिया था UNDP, जिसको अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट लेते हैं सरप्लस वैल्यू। हाँ जी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आई थिंक, पता नहीं आपको करवाई है या फिर मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, शायद आपको नहीं करवाई है, मैं दूसरी जगह जहां मेरा बैच दूसरी जगह चल रहा है वहां करवाई है शायद। तो कार्ल मार्क्स थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स थ्योरी जो है वो 5-6 पॉइंट्स को लेके चलती है। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री की बात करता है, सरप्लस वैल्यू की बात करता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिजर्व आर्मी की बात करता है, या फिर क्लास स्ट्रगल की बात करता है। तो ये थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी मैं आपको पूरी करवाऊंगा एक दिन। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका पूरा का पूरा एक मैराथन चलाऊंगा एक दिन में, 1 से 2 घंटे के अंदर पूरी रिवीजन हो जाएगी इजीली आपकी, ठीक है। उसमें देख लेंगे, कोई भैया उससे पहले भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा, इसका आंसर रहेगा 43 का बी आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। 44 क्वेश्चन का है 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल भाई महाल नोबिस ने दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेबेनस्टीन ने दी थी भाई, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेबेनस्टीन की। इसमें जो बात करता है ये शॉक्स की और स्टिमुलेंट्स की बात करता है। शॉक्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं, जो हमारी पर कैपिटा इनकम को डाउन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाना, या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं देखने को मिलता, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते, तो ये चीजें क्या करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती है, पर कैपिटा इनकम हमारी डाउन करती हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो हमारे हमारे पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा, इनोवेटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा इसको इंक्रीज किया जा सके, पर कैपिटा इनकम को, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा लेवेनस्टीन की गिवन है। नेक्स्ट थ्योरी है बिग पुश थ्योरी। हाँ जी, बिग पुश थ्योरी जो रोडेस्टीन रोडान की गिवन है, बिग पुश थ्योरी। रोडेस्टीन रोडान ने क्या था, इसके अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज का, एक कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट रहता है। वो जो कॉन्सेप्ट था, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मार्शल का गिवन था, तो बिग पुश थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं है, इसी का एक्सटेंशन वर्जन है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब क्या है, यहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर लेके आना। वैसे तो मार्शल का गिवन था, लेकिन इसको इंप्रूव करके रोडेस्टीन रोडान ने यहाँ पर एक थ्योरी दी थी, दैट इज नॉन मतलब बिग पुश थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात करते हैं इंडिविजिबिलिटीज की। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजिबिलिटीज? इंडिविजिबिलिटीज, तो इंडिविजिबिलिटीज क्या चीज है, यहाँ पर ये जस्ट नाम गिवन है इन चीजों को। इंडिविजिबिलिटी प्रोडक्शन फंक्शन, इंडिविजिबिलिटी ऑफ लेबर, सॉरी डिमांड, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई, इन 3 चीजों के ऊपर काम करते हैं। अगर ये तीनों चीजें एक साथ ही काम करना शुरू कर दे तो एक बहुत बड़ा धक्का हमारी इकोनॉमी को लगता है, जो बिग पुश थ्योरी कहलाती है, वो हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, दैट इज बिग पुश थ्योरी, ठीक है। रोडेस्टीन रोडान, तो ध्यान रखिएगा। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, हाँ जी, आर्थर लेविस की गिवन है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जो बहुत ज्यादा सप्लाई है हमारे पास लेबर्स की, तो आर्थर लेविस की ये थ्योरी गिवन है। तो इसका 44 का आंसर रहेगा हमारे पास बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हाँ जी, कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। लेवल ऑफ प्राइसेस, हाँ जी, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, ये जो प्राइस लेवल होता है उसको कौन मेंटेन करता है, ये रहेगा प्राइस इंडेक्स। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है। फिस्कल इंडिकेटर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल जो पॉलिसीज वगैरह होती है, रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह कितना वहां से रिलेटेड है। 44 तो बिल्कुल आसान, 45 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 45 का ऑप्शन रहेगा हमारा सी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ जी, नेक्स्ट 46 का रहेगा नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। कब आई थी भाई, 2000 में आई थी एग्रीकल्चर पॉलिसी। उसके बाद इसको शायद 2010 में भी रिवाइज किया गया था, वो भी आगे क्वेश्चन और भी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। मैरीन फिशिंग 2004 में थी भाई, ये बिल्कुल इजी सा है। नया न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नई फॉरेन, ये भी 2004 में थी। तो आपको ऑप्शन देखना है कहां पर ये सब मैच कर रहे हैं। तो 7th फाइनेंस कमीशन 1978। अच्छा भाई, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में एक बात है, तो फाइनेंस कमीशन का ना एक मैंने कोट बना रखा है,
एक कोर्ट बना रखा है पूरा लंबा सा, और उसके अंदर हमारे जितने भी आई थिंक 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं, तो सबका नाम उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, सबके ईयर्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम उसके बारे में ही बात कर लेंगे यहाँ पर, खैर अभी तो नहीं। तो एक बार फिलहाल ये क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। सो 46 का आंसर रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट आता है 47 गेट, GATT यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टर्म्स एंड ट्रेड, आई थिंक इसका यही है। और फ्री ट्रेड की बात करें, गेट जो था वो जो पहले होता था गेट, नहीं पहले और कुछ था गेट, उसके अंदर चेंज हो गया था। चलो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है देखते हैं एक बारी। तो गेट फ्री ट्रेड की बात करता है, गेट जो है फ्री ट्रेड की बात करता है, और 1948 में आया था भाई मेरे हिसाब से, हाँ 1948 में आया था, और इसको 1995 में इसको चेंज कर दिया गया था, बदल दिया गया था, शायद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से चेंज कर दिया गया था, फिर भी मैं इसको कंफर्म कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड क्या है, हमारे किस चीज को मैनेज करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करता है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एजेंसी है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखती है, ठीक है। ओके, IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करता है। ये 1945 के अंदर आया था, और ये बात करता है डेवलपमेंट फाइनेंस की। देखिए जो लो लेवल की इनकम वाले होते हैं ना, जो कंट्रीज जिनकी इनकम जो है बहुत कम है, तो उनको ये हेल्प करता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। 1945 के अंदर आया था। और यूएनओ की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जो है भाई पीसफुल यानी कि शांति का माहौल बनाने की कोशिश करती है हमेशा, तो ये पीसफुल रहेगा, तो मेंटेनेंस पीस अमंग द नेशंस, ठीक है। तो याद रहेगा 47 का आंसर रहेगा बी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी बात करते हैं एडम स्मिथ की कौन सी थ्योरी है सॉरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज। मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, एब्सोल्यूट एडवांटेज दी थी एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो ने दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उसके बाद हेक्स्चर-ओलिन की एक थ्योरी आ जाती है, और उसके बाद एक हैबलर की थ्योरी आ जाती है, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी जो है इसी के अंदर है शायद क्वेश्चंस। हाँ जी, डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हम लोग कर चुके हैं, और हेक्स्चर-ओलिन की फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी को हम हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर एचओ थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एचओ थ्योरम हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ आईटी भी बोल सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं। सो और नेक्स्ट रहेगा क्रेविस की अवेलेबिलिटी थ्योरी। अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन जो है वो कहती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें उन्हीं का यूज करके उसी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो ऐसी बात करता है ट्रेविस। तो याद रखिएगा 48 का आंसर रहेगा हमारा बी। और 49 की बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए हम लोग 9th 10th में हमेशा से करते हैं, एक बैग है उसके अंदर इतनी सारी गेंद है, तो उसमें से एक गेंद हम निकाल रहे हैं बिना देखे निकाल रहे हैं, रैंडमली चूज कर रहे हैं, यानी कि कोई सी भी आ सकती है, यानी कि हर एक का इक्वल ट्रायल होगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऑल ट्रायल्स की, जितनी मर्जी निकाले ना उतनी ही सबकी होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। दैट सेकंड आती है उसके बाद रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में कि हम हर एक ट्रायल के अंदर सिलेक्शंस करते हैं, हर ट्रायल के अंदर आइटम जो होगा उसके हर सिलेक्शंस के अंदर से ट्रायल करते हैं, ये रैंडम सैंपलिंग रहेगी। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, हम एक स्टेटास बना लेते हैं, एक स्टेटा, दो स्टेटा, तीन स्टेटा, ऐसे काफी सारे स्टेटास बना लेते हैं हम लोग, और उन्हीं में से हम रैंडमली पिक करते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक रैंडम सिलेक्शन करते हैं, यहां से मान लो मैंने कर दिया, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू लेके चलता हूं, एक के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सिलेक्शन होगा वो रैंडम होगा, और उसके बाद सिस्टमैटिक वे से कंटिन्यू में चलता रहेगा, दैट इज। तो आंसर रहेगा 49 का डी ऑप्शन हमारा रहेगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 50th क्वेश्चन, ISLM थ्योरी। हाँ जी, हिग्स एंड हैंसन ने दी थी ISLM थ्योरी। आई थिंक मैं बात भी कर चुका हूँ ISLM कर्व की, दोनों की। IS जो था हमने एक केंज की जो है बेस, जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट लेकर के हमने शुरुआत की थी वहां से, और LM की हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की हेल्प से करी थी। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं प्रीवियस, मैं बता रहा हूँ भी आप लोगों को जरूर देखने भाई, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है इस चीज का, तो आप देखिए भाई, तैयारी करने वाला बच्चा तो जरूर देखेगा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आपको इजीली सोल्व करवाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये था हिग्स एंड हैंसन का हो गया। कंजप्शन रेडचेट इफेक्ट, हाँ जी रेडचेट इफेक्ट डुजनबरी का गिवन है,
रैटचेट इफेक्ट, इसके ऊपर देखिए कि है ना कंजप्शन हाइपोथेसिस है। मैंने आपको एक पीछे थ्योरीज करवाई थी, उसके अंदर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वगैरह ऐसा भी मैं करवा चुका हूँ काफी सारे। तो एक ना 6 कंजप्शन हाइपोथेसिस हैं, उनके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर 6 के 6 कंजप्शन हाइपोथेसिस में यूं समझ ले तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिल जाएंगे आपको, 100% मिल जाएंगे, या मिसमैच में मिले या फिर आपको अजर्शंस रीजंस में मिले या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, ये इजीली मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तो ये भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। ये मैं पर्टिकुलर एक ये कंजप्शन हाइपोथेसिस का एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा मैं, ठीक है। ओके, तो ये रैटचेट इफेक्ट है, जेम्स ड्यूसेनबरी का गिवन है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस फ्रैंको मोदिग्लियानी क्या है, ये मैं पहले करवा चुका हूं, प्रीवियस आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उसका क्रिटिकल केंजियन इकोनॉमिक्स, हाँ जी, लिकास एंड सार्जेंट की गिवन है, और इसका आंसर 50th का क्वेश्चन ए रहेगा, आंसर 50 क्वेश्चन है। देखिए तो होपफुली देखिए, मैं अब है ना, मैंने पहले भी कहा था कि है ना, जो मैक्सिमम चीजें ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रीवियस में कर चुके हैं हम सारी चीजें। मतलब जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद नहीं लगेगा, अब आगे और भी कम टाइम लगेगा। ये 2012 का पेपर था, अभी सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर इसका बाकी है। 50 क्वेश्चन इसमें, 75 क्वेश्चन सेकंड पेपर में है, उसमें और भी इजी वे से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम नो डाउट। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो होगा, एक बार सीरीज जो लगातार बच्चा देख रहा है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली कवर अप कर लेगा सारी चीजों को। लेकिन जो बीच बीच में देख रहा है उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि आप पीछे जाकर के वहां देखिए क्वेश्चन, वहां से ये क्वेश्चन उठाइए। तो देखिए गाइस, मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की, थोड़ा सा इतना एफर्ट्स डाल रहा हूं, सो आई थिंक इतने एफर्ट्स तो आपके भी बनते हैं, सो प्लीज वर्क हार्ड। और कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा मैटर है, कि कंटिन्यूअसली एक आप एक काम करते रहें, वो बहुत बड़ी बात है। कंटिन्यूअसली मेरी भी वीडियोस आ रही हैं, कोई वीडियोस नहीं रहती है, कम नहीं रहती है, सो हाई होपफुली कि आप लोग इसे देखें ध्यान से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, बहुत बहुत मोटिवेशन मिला है। कमेंट्स वगैरह जरूर किया कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे बता दिया कीजिएगा, ठीक है। और कल मैंने एक कमेंट देखा था, पता नहीं किसका था, ध्यान नहीं है मुझे, बट वहां पे बोल रहे थे कि ISLM को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। भाई देखिए, ISLM की बात मैं आपको बता दूं, उसको करने के लिए कम से कम 15 दिन की लगातार क्लास चाहिए होती है। मतलब कहां से हमारे क्राइसिस शुरू हुए और उस क्राइसिस से क्यों आए वो क्राइसिस को समझने के लिए आपको 15 दिन की एक डेडिकेटेड क्लास चाहिए होती है। मैंने 15 मिनट दिन की क्लास को उस 15 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ISLM कर को, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन था ISLM का, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने की बात थी, वो थ्योरी में 15 दिन की 15 मिनट में नहीं करवा सकता। भाई ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, अब मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, इतना तो आप समझते ही हैं इस चीज को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सो एक नया बैच शुरू हो रहा है भाई, ऑफलाइन भी रहेगा ऑनलाइन भी रहेगा वो बैच, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस।